हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी टॉपिक है ये हम पढ़ने वाले हैं इसरो के एक महत्वपूर्ण योगदान के बारे में। जैसा कि आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि अभी GSLV एक रॉकेट के थ्रू इसरो ने GSAT 19 नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया। तो क्या है यह PSLV या GSLV जो कुछ भी होते हैं, ये क्या होते हैं, लॉन्च व्हीकल क्या होते हैं, ये सैटेलाइट क्या चीज़ें होती हैं, और इन सब के ऊपर हम लोग बहुत डिटेल से क्या करेंगे, बातें करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, तो ये जो काम कर रहा है, ये काम कर रहा है इसरो दोस्तों हमारे देश की एक रिसर्च सेंटर है। ठीक है, तो यह काम क्या करता है, ये जितनी भी सैटेलाइट लॉन्च होती हैं, ठीक है, इन सब से संबंधित क्या करता है, ये काम करता है। देखिए, जो सैटेलाइट लॉन्च हुई है उसका नाम था दोस्तों GSAT 19। ठीक है, GSAT 19, और जिस व्हीकल के थ्रू लॉन्च किया गया है उसका नाम था GSLV Mach 3D1। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों चीज़ें पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि जिस लॉन्च व्हीकल के थ्रू यह सैटेलाइट भेजा गया है उस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है। तो उसका नाम क्या नहीं, लॉन्च व्हीकल मतलब ये एक रॉकेट है। ठीक है, उस रॉकेट के थ्रू इस सैटेलाइट को भेजा गया है, तो उस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है, GSLV Mach 3D1। ठीक है, और उस सैटेलाइट का नाम क्या है, तो GSAT 19। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। आइए, तो यह एक सैटेलाइट है, और यह कैसी सैटेलाइट है, तो यह एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है, यह कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और यह लॉन्च किया गया है 5 जून 2017 को। 5 जून 2017 इसरो के लिए बहुत ही अच्छा दिन था, क्योंकि यह भारत ही नहीं पूरे विश्व की सबसे वजनी सैटेलाइट अब तक की, ठीक है, भारत की है, विश्व में तो बहुत सारे हैं, अब तक भारत ने सबसे वजनी सैटेलाइट लॉन्च किया गया। ठीक है ना, अभी हम वर्ल्ड लेवल पे दूसरी बातें करेंगे। कुछ सैटेलाइट हैं जो इससे आगे हैं, लेकिन जो इसकी भूमिका हम लोग देखेंगे थोड़े से अलग टर्म में देखेंगे। ठीक है, आगे आता हूँ, बताता हूँ आपको। देखिए, यह सैटेलाइट लॉन्च हुई थी मंडे को, शाम को लॉन्च किया गया था इसे 5:28 पर, और मात्र 16 मिनट में अपने एक कक्षा में पहुंच गया जहां पर इसे पहुंचना था। ठीक है, फाइनल पॉइंट पे, तो 5:28 पर इसे लॉन्च किया गया, और लॉन्च किया गया दोस्तों सतीश धवन स्पेस सेंटर से। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे, तो ये श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आइए, इसके मुख्य बिंदु क्या है, तो इस सैटेलाइट के बारे में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, 3 टॉपिक पढ़ेंगे। कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे लॉन्च व्हीकल के बारे में कि किस लॉन्च व्हीकल के थ्रू यह भेजा गया। फिर पढ़ेंगे कि कहाँ पे इसका फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट का था, ये जियो ऑर्बिट, लियो ऑर्बिट जो हम लोग सुनते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे इस सैटेलाइट के बारे में, ठीक है, GSAT 19 सैटेलाइट क्या है। तो ये 3 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो बता दूँ आपको कि अभी हमने पीछे पढ़ा, देखा हमने कि GSLV Mach 3D1, इसका पूरा नाम क्या है, GSLV Mach 3D1। ठीक है, तो क्या है ये, देखिए, GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, मार्क 3, या शॉर्टकट में से LVM3 भी कहा जाता है। ठीक है ना, देखिए, जियो सिंक्रोनस का पूरा नाम होता है भू स्थिर। ठीक है ना, इसे भू स्थिर कक्षा या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में उपग्रहों और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रक्षेपित करने के लिए विकसित किया गया है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि इस रॉकेट के थ्रू, ठीक है, इस GSLV Mach 3D1 के थ्रू जिस सैटेलाइट को भेजा गया है, यह किस कक्षा में जाकर रहेगा, यह भू स्थिर कक्षा में जाकर रहेगा, जिसे इंग्लिश में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह पृथ्वी के चारों तरफ की एक कक्षा है। ठीक है ना, देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है ना, तो इसके चारों तरफ सैटेलाइट ऐसे घूमेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे घूमेगी सैटेलाइट। ठीक है, तो वो जो चारों तरफ की कक्षा होती है ना, उसी कक्षा का अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम दिया गया है। देखिए, जब नज़दीक होता है तो उसका कुछ और नाम होता है, थोड़ा सा दूर जाएगा उसका नाम और हो जाएगा, थोड़ा सा और दूर जाएगा उसका नाम बदल जाएगा। इसी तरह ये जो कक्षा है यह भू स्थिर कक्षा या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। ठीक है, आइए और इसके बारे में देखेंगे। और इस सैटेलाइट को भेजा गया इस ऑर्बिट में, और आगे इसरो ने कहा अपने बयान में कि आगे हम क्या करेंगे, कुछ समय बाद हम अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजेंगे। तो जब स्पेस में भेजेंगे तो उनका देख रेख सारी चीज़ों की व्यवस्था कहाँ पे होगी, वो इसी सैटेलाइट के थ्रू होगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट हो जाती है इस वजह से। ठीक है, और यह पूर्ण रूप से भारतीय तकनीकी से बनाया गया भारत का सबसे भारी लॉन्च व्हीकल है। देखिए, हमने कहा अभी आपसे कि विश्व का सबसे भारी लॉन्च व्हीकल। देखिए, इसके अलावा नहीं, पहले हम भारत के लेवल पे बात करते हैं। कुछ चीज़ों में यह विश्व में टॉप पर है। ठीक है, लेकिन उसकी बातें हम बाद में करेंगे। ठीक है,
तो अभी तक यह क्या है, भारत का सबसे भारी लॉन्च व्हीकल है। ऐसा नहीं इसे तुरंत बनाया गया, इसका काम सन 2002 से चल रहा था। 2002 से काफ़ी दिनों बाद इसे सफलता मिली है, इसे बना के पूर्ण किया गया और एक ही बार में यह क्या किया गया, लॉन्च किया गया और सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। तो ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है, और इसीलिए भारत का सबसे भारी लॉन्च व्हीकल है। और इसका वजन अगर हम बात करें तो यह 640 टन का है। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, 640 टन यानी लगभग 200 हाथियों के वजन के बराबर इस रॉकेट का वजन या इस सैटेलाइट व्हीकल का वजन है, ठीक है, 640 टन, ठीक है। तो आइए पूरी की पूरी देखिए, मैंने एक मैप डिज़ाइन किया हुआ है, देख रहे हैं, इसका पूरा चित्र बनाया हुआ है, ठीक है, मैप नहीं चित्र बनाया हुआ है इसका। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा का पूरा फिगर है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे फिगर को पढ़ेंगे, ठीक है। आपको एक बार बता दूं, देख लीजिए आप पूरी फिगर को, दिख रहा हो आपको, ठीक है, ये देखिए। तो हम लोग पूरे अच्छे से इसको कवर करेंगे कि क्या है सैटेलाइट, ठीक है। और देखिए आइए, ओके। तो GSLV Mach 3 D1 यह इसरो के द्वारा बनाया गया है भारत में, ठीक है। और अगर इसकी पूरी हम ऊंचाई की बात करें, यानी पूरी की पूरी लंबाई की बात करें इसकी, तो 43.43 मीटर का है, 43.43 में। तो कितना आसान है 43.43, तो ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। और अगर हम फुट में बात करेंगे तो 142.5 फुट, ठीक है, इतने इसकी क्या है, ऊंचाई है। अगर इसकी ब्यास की बात करें तो 4 मीटर का इसका ब्यास है, यानी लगभग 13 फुट का ब्यास। और वज़न हमने बता दिया आपको, 640 टन का वज़न है, यानी 200 हाथियों का बराबर कर लीजिए या 5 बोइंग विमान के बराबर। बोइंग विमान एक विमान है भारत का, लड़ाकू विमान है, ठीक है। 5 बोइंग विमान के बराबर एक रॉकेट का वज़न है और यह 3 चरण में काम करेगा। तो दोस्तों ये चरण क्या होता है, आप अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आगे हम चरण के बारे में थोड़े से डिटेल में आपको बताएंगे। तो कितने चरण में बना हुआ है, ये 3 चरण में बना हुआ है, ठीक है। और अगर इसके बारे में और एक चीज़ जान लीजिए कि अगर इससे हम पृथ्वी की निचली कक्षा में के लिए पेलोड करें, देखिए पेलोड माने क्या होता है, पेलोड माने इस लॉन्च व्हीकल के थ्रू सैटेलाइट को भेजना, ठीक है। तो अगर हम निचली कक्षा के लिए पेलोड करेंगे, निचली कक्षा के लिए सैटेलाइट भेजेंगे, तो लगभग 8000 किलो तक के सैटेलाइट हम भेज सकते हैं, ठीक है, निचली कक्षा में। और अगर ऊपरी कक्षा भेजें यानी GTO में भेजते हैं तो 4000 किलो तक के सैटेलाइट हम क्या करेंगे, GTO में भेज सकते हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि है ये GSLV Mach 3 D1 भारत के लिए, ठीक है। आइए तो देखिए, ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इसमें जो है हमारी सैटेलाइट इसी वाले पार्ट में रखी होती है, ठीक है, हमारी सैटेलाइट इसी वाले पार्ट में रखी होती है। बाकी का जो नीचे का पार्ट होता है, यह पार्ट क्या करता है, इसमें ईंधन भरे होते हैं, ठीक है। वो ईंधन क्या करता है, इस सैटेलाइट को पृथ्वी से बाहर तक ले जाता है। यानी देखिए ईंधन कैसे भरे होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये देखिए 2 नीचे छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये वाले पॉइंट, ये वाले, ठीक है, ये छोटे छोटे, इन्हें हम विकास इंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्हें हम विकास इंजन, ईंधन नहीं दोस्तों, इंजन, इसे क्या बोलते हैं, विकास इंजन बोलते हैं, ठीक है। और यह सैटेलाइट के सबसे निचले हिस्से में लगा होता है, ठीक है। और ये देखिए सैटेलाइट का कोर वाला पॉइंट है, कोर, ठीक है। और इसको अपर चरण बोलते हैं, ठीक है, इसको कोर चरण बोलते हैं, कोर स्टेज बोलते हैं, अपर स्टेज बोलते हैं, ठीक है ना। और इस कोर चरण का जो नाम है यह है L110, ठीक है, L110। तो आपको ये ध्यान देना है, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर हम इसके पूरे कोर की बात करें तो इसका कोर की जो लंबाई है दोस्तों, ये 17 मीटर है, यानी लगभग 56 फुट। अब व्यास की बात करें तो वही मैंने बताया था 4 फुट, जब पूरे की 4 फुट है तो इसकी भी 4 ही फुट है, ठीक है। तो ये 40 मीटर का व्यास है या 13 फुट का, ठीक है। और इसके जलने का समय लगभग 200 सेकंड है। तो सोचिए मात्र 200 सेकंड जलेगा, और रॉकेट भी तो 16 मिनट में पहुंच गया, ठीक है, पृथ्वी से बाहर। तो देखिए इस कोर के साइड में अगर हम बात करें तो 2 बूस्टर लगे हुए हैं, और ये जो 2 बूस्टर हैं ये दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट बूस्टर है। दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट बूस्टर कहाँ पे लगा हुआ है, इस GSLV Mach 3 D1 में लगा हुआ है, ठीक है। ये जो साइड वाले होते हैं इनको बूस्टर बोलते हैं। तो कई सारे GSLV में 3-3, 4-4, 6-6 बूस्टर लगे होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं तो 8-8 बूस्टर देखने को मिलते हैं। तो बूस्टर का काम क्या होता है, बूस्टर का काम होता है बूस्ट करना। बूस्ट करना मतलब रॉकेट को और तेज़ी के साथ ऊपर लेके जाना। बूस्टर इसलिए लगे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बूस्टर जलता है, बूस्टर जलने के बाद कोर जलना शुरू होता है, कोर जल के खत्म होता है तो अपर चरण जलेगा यानी अपर स्टेज जलेगा। ऐसे क्या करेंगे, सब आपस में इंटरलिंक होते हैं, ठीक है। तो आइए देखें, अगर इस बूस्टर के बारे में बात कर लीजिए तो ये बूस्टर का जो व्यास है ये 3.2 मीटर का व्यास, यानी इस वाले से पार्ट से थोड़ा सा पतला पतला बूस्टर लगा हुआ है, ठीक है। और अगर हम फुट में बात करें तो 10 फुट, इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 82 फुट का यह बूस्टर है, ठीक है ना। 82 फुट
फुट का यानी 25 मीटर का। इस बूस्टर का नाम दोस्तों है यस 200 और कोर का नाम था यल 110, ठीक है, यल 110 और यस 200 और इसके जलने का समय मात्र 130 सेकंड है, ठीक है ना। अब सोचिए 82 फुट का बूस्टर मात्र 130 सेकंड में जल के ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसकी स्पीड कितनी बूस्ट करेगा, कितना तेज़ रॉकेट को लेके जाएगा, आप सोच सकते हैं, ठीक है। आइए जब अपर चढ़ में आएंगे, देखिए अपर चढ़ इसका नाम C-25 है, ठीक है, और यहीं पे आपको मिलेगा एक क्रायोजेनिक इंजन। आपने बहुत सुना होगा, बहुत नाम सुना होगा क्रायोजेनिक इंजन के बारे में। बहुत डिटेल में मैं आपको तो नहीं बता पाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। पहले जान लीजिए कि इस अपर स्टेज का लंबाई क्या है, तो ये 13.5 फीट है यानी 44 फुट लंबा है और लगभग 4 फुट का इसका भी व्यास है, ठीक है। इस क्रायोजेनिक इंजन में दोस्तों तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन भरा होता है, ठीक है, और यह भारत का पहला गैस जनरेटर चक्र वाला इंजन है, ये आपको ध्यान देना है। यह भारत का पहला गैस जनरेटर चक्र वाला इंजन है, ठीक है। तो ये रही थोड़ी सी हमने बात किया GSLV मैक 3 के बारे में, ठीक है। आइए और डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। हम बार बार सुन रहे हैं GSLV, तो ये GSLV है क्या चीज़, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो था वो था SLV, ठीक है, उसके बाद बनता है ASLV। तो हम सोच रहे हैं लाइन से बताते चलिए, ठीक है। देखिए SLV क्या चीज़ होता है, दो लाइन बात करते हैं। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट माने सैटेलाइट को, लॉन्च माने लॉन्च कर दो, व्हीकल माने एक वाहन के थ्रू। जिस वाहन के थ्रू सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है उस व्हीकल का नाम क्या है, SLV। और इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी और उस समय SLV की अध्यक्षता जो कर रहे थे, इसको बनाने का काम जो देख रहे थे वो थे हमारे राष्ट्रपति जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। तो ये देखिए, और जो इससे भेजा गया ऊपर सैटेलाइट था उसका नाम था रोहिणी सैटेलाइट, ठीक है ना। रोहिणी सैटेलाइट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। और देखिए यहाँ पे ये है 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये SLV लॉन्च किया जा सकता था और लगभग 40 किलो का पेलोड ले सकता था। और अभी हमने पढ़ा पीछे, ये 40 किलो का पेलोड ले सकता, वो 8000 पेलोड का, ये देखिए यहाँ पे देखिए 8000 किलो तक का पेलोड ले सकता निचली कक्षा के लिए, ऊपरी कक्षा के लिए 4000 किलो तक का पेलोड। तो देखिए कितने कुछ चेंजिंग हुए 1970 से लेकर 2017 तक के पीरियड में, क्या कुछ बदल गया है। यहाँ पे हम सिर्फ 40 किलो का पेलोड ले सकते थे, अब हम 8000 किलो का पेलोड ले, 8000 किलो, कितनी गुना चेंजिंग हुई है। और जो अब हमने मैक 3 में 3 स्टेज देखे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 स्टेज होता था। चारों स्टेज में दोस्तों ठोस ईंधन भरे जाते थे, ठीक है। देखिए सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलना है तो उसे पलायन वेग से अधिक वेग से जाना पड़ेगा, पलायन वेग के वेग से उड़ना पड़ेगा, तभी तो पृथ्वी कक्षा से बाहर जाएगा, नहीं तो गुरुत्वाकर्षण का नीचे ही रह जाएगा। तो उतने वेग से जाने के लिए रॉकेट में ईंधन चाहिए, और वो ईंधन हम क्या दें, वो ईंधन हम ठोस के रूप में रखें, द्रव रखें, गैस रखें या क्या रखें, यही होता है स्टेज में। हर स्टेज में अलग अलग होता है, ठीक है। तो ठोस में जैसे देखिए अगर हम ज़मीन में धरती की बात करेंगे तो ठोस ईंधन के रूप में कोयला मौजूद है, द्रव इंजन के रूप में डीजल पेट्रोल वगैरह मौजूद है, गैस के रूप में हम LPG वगैरह मौजूद है, ठीक है ना। तो ये ठोस द्रव गैस के अनेक रूप हैं जो सबके सब ईंधन के एक रूप हैं। तो इस वाले रॉकेट में जो ईंधन यूज किया जाता था वो ठोस ईंधन यूज किया जाता था, और 4 स्टेज होते थे, चारों के चारों स्टेज में क्या होते थे, ठोस ही भरे होते थे। तो लोगों को ये लगा कि अगर इस 4 स्टेज को बढ़ाकर 5, 6, 7 कर दिया जाए तो रॉकेट और तेज ऊपर चला जाएगा। इसीलिए लोगों ने बनाया ASLV। क्या बनाया? ASLV को बोलते हैं ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेड, ठीक है ना, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है। और इसरो ने इस पे बनाना शुरू किया और इसमें इसरो ने दे दिया 5 चरण। अब 5 का 5 चरण ठोस, और इसकी क्षमता तो बढ़ी, यह 150 किलो तक पेलोड लेके तो गया, लेकिन ये एक सक्सेसफुल व्हीकल नहीं माना गया, ठीक है। ये एक बार फेल भी हो गया था ASLV, ठीक है, और ये बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि देखिए स्टेज बढ़ाने की वजह से ईंधन आप ज़्यादा करोगे तो रॉकेट का वज़न भी तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो वजनी रॉकेट ऊपर जाने में बड़ी समस्याएं होती हैं, ठीक है। वो एकदम एग्जैक्ट जिस पॉइंट पे लोग सोचते हैं उस पॉइंट पे खड़े नहीं उतर पाता है, ठीक है। तो इस वजह से यह क्या हो गया, ASLV वाला प्लानिंग फेल हो गया। आगे देखिए, अब देखिए बनता है ASLV के बाद फिर थोड़ा सा विकास होता है तो बात आती है PSLV पे। PSLV माने क्या होता है? P माने होता है पोलर, S माने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बाकी वही है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर माने ध्रुवीय, पोलर माने ध्रुवीय, जैसे ये पोल है, 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। तो ये सैटेलाइट यहाँ पे रहेगा और इस तरह चक्कर मारेगा पृथ्वी का, ठीक है ना, यानी ऐसे मारेगा ध्रुव से होकर के, ठीक है ना, ये हो जाता है पोलर,
ठीक है ना। देखिए ऐसे कुछ मैंने डिज़ाइन बना दिया, ये देखिए ऐसे पोलर चक्कर मारेगा। तो सबसे पहला PSLV जो बनाया था वो रूस ने बनाया था, और अब तक भारत ने कुल 17 अंतरिक्ष यान लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें से 40 क्या है इंटरनेशनल है और 30 क्या है नेशनल है। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिए, मंगलयान चंद्रयान को भी PSLV के थ्रू ही भेजा गया था। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद थोड़ा सा विकास होता है तो बनता है GSLV। क्या बनता है? GSLV। PSLV के बाद क्या आ गया? GSLV। देखिए एक मैं वीडियो बनाने के लिए सोच रहा हूँ इसके बारे में बहुत डिटेल से SLV वगैरह के। यहाँ पे मैं 2-2 लाइन सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें वीडियो कवर करना है। ठीक है, तो GSLV माने होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी भू स्थिर माने क्या होता है? भूमध्य रेखा के सीध में। ठीक है, जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा जो विषुवत रेखा है बीचों बीच से गई है, ठीक है, उसके सीध में बिल्कुल ये चक्कर मारेगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी है, मान लीजिए ये आपकी क्या है? पृथ्वी है, और यहाँ से गया भूमध्य रेखा, तो जो चक्कर मारेगा सैटेलाइट ऐसे ऐसे मारेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे चक्कर मारेगा। तो ये क्या हो गया? GSLV हो गया। और यहाँ पे 3 चरण इस्तेमाल किए जाते हैं, और ठोस भी इस्तेमाल किया जाता है, द्रव भी, और मिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कुछ आपको आइडिया मिला होगा थोड़ा बहुत। अब आइए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम क्रायोजेनिक के बारे में। ठीक है ना, क्या है क्रायोजेनिक्स? बार बार सुनते हैं क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया गया, ये क्या है? तो देखिए भौतिक में, अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक में अत्यधिक निम्न ताप पर, ठीक है, कैसे? अत्यधिक निम्न ताप पर, यानी बिल्कुल लो टेम्परेचर पर को उत्पन्न करना, और उसके अनुप्रयोग के अध्ययन को ही क्रायोजेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए एकदम लो टेम्परेचर को उत्पन्न करना और उसका इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? क्रायोजेनिक्स। यह क्रायोजेनिक्स शब्द जो है यूनान ये से के एक शब्द से बना है, यूनानी शब्द से बना है, इसका नाम है क्रायोस। और क्रायोस मतलब होता क्या है? शीत या बर्फ़ की तरह शीतल, शीत या बर्फ़ की तरह शीतल। देखिए और इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। इसमें क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 253 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान, किसके तापमान पर? नीचे के तापमान, यानी -253 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 से लेकर के -253 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर काम किया जाता है। बहुत कम तापमान पर, इस तापमान पर ईंधन को रॉकेट के अंदर भरा जाता है, उस लॉन्च व्हीकल के अंदर भरा जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है? तब उस रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? आपके दिमाग में कुछ बातें आ रही हैं, ऐसा क्यों होता है? चलिए 1-2 लाइन जान लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों किया जाता है। सबसे पहला क्रायोजेनिक इंजन की बात करें तो लगभग 5 दशक पूर्व, यानी लगभग 50 साल पूर्व अमेरिका के एटलस सटूर्न नाम के एक रॉकेट में इस्तेमाल किया गया था। किस रॉकेट में? एटलस सटूर्न नाम के रॉकेट में। आइए दोस्तों कुछ आपको बताता हूँ मैं अच्छी चीज़ें। क्या आपको पता है कि ईंधन जलेगा मतलब आग निकलेगी? ठीक है, रॉकेट के अंदर से आग निकलती होगी। ठीक है, जाहिर सी बात आग निकलेगी। अगर आग निकलेगी तो आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जलता। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं जानते हो तो आप जान लीजिए, एक मोमबत्ती जला लीजिए घर में। ठीक है, और उसके ऊपर क्या कर लीजिए? एक गिलास से उसको ढक दीजिए, कुछ टाइम बाद मोमबत्ती बुझ जाएगी। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या आपको पता है कि ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ हमारी पृथ्वी पर पाया जाता है? ठीक है, और अगर रॉकेट को पृथ्वी से बाहर भेजा जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। या ऐसे छोड़िए, अगर पृथ्वी की धरातल छोड़कर आप कुछ ही ऊपर जाओगे तो वहाँ ऑक्सीजन कमी हो जाती है, क्योंकि आप लोगों ने सुना है कि जब कोई पर्वतारोही माउंटेनियर किसी माउंटेन पर चढ़ता है तो ऊपर उसे ऑक्सीजन कमी महसूस होती, तभी वो सिलेंडर लेके जाता है ऑक्सीजन के। यानी ऊपर की तरफ ऑक्सीजन नहीं है। जब ऊपर की तरफ ऑक्सीजन नहीं है तो ये रॉकेट का जो ईंधन है ये कैसे जलेगा? ठीक है, यानी वो नहीं जलेगा। इसीलिए रॉकेट के अंदर ऑक्सीजन का टैंक भेजा जाता है। सोचिए, कई टन के टैंक केवल ऑक्सीजन ले जाने के लिए होते हैं ताकि वहाँ पे वो जल सकें। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब कई टन ऑक्सीजन सिर्फ लेके जाएगा वो, तो क्या रॉकेट का भारी होना संभव है? और रॉकेट भारी होगा तो फिर ऊपर जाने में उसे दिक्कत होगी और ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में भारत ने क्या, विश्व के वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जाए ताकि जो ऑक्सीजन है वो ऑन द स्पॉट उसी प्लेस पर बनाया जाए। तो इस क्रायोजेनिक इंजन के माध्यम से ऑक्सीजन को वहीं जनरेट किया जाता है। बहुत कम तापमान पर इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है और वहीं पे ऑक्सीजन को जनरेट किया जाता है तुरंत। ठीक है, ये क्रायोजेनिक इंजन क्या करता है? जनरेट करने का काम भी करता है।
और फिर उसी के थ्रू क्या होता है, तुरंत ऑक्सीजन बनता है। इस वजह से जो है हल्के रॉकेट अब बन रहे हैं, ठीक है। पहले की अपेक्षाकृत भारी रॉकेट नहीं हो रहे हैं। इसलिए अब भारी किस वजह से हो रहे हैं, ताकि उनकी लंबाई बढ़ रही है, उनके सैटेलाइट ले जाने की क्षमता बढ़ रही है, ठीक है। पहले 40 किलो का ले जाया करते थे, अब 8000 किलो का ले जाते हैं, उसी वेट के आसपास। तो कुछ आपके दिमाग में बना, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं कि ये किस स्थान पे जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से रॉकेट भेजा जाएगा तो फिर कैसे हो जाके किसी कक्षा में स्थिर होगा। देखिए, जब कोई रॉकेट भेजा जाता है तो उस रॉकेट में उतना ही ईंधन डाला जाता है जहाँ तक उस रॉकेट को पहुँचना है, जहाँ उस सेटेलाइट को लॉन्च करना है, जहाँ पे उस सेटेलाइट को स्थापित करना है, लॉन्च नहीं स्थापित करना है, वहाँ तक का ईंधन उसमें भरा जाता है। तो जैसे मान लीजिए अगर भू स्थिर कक्षा की बात करें तो इसकी ऊँचाई पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर है। 35,786 तो कॉमन वर्ड है, 786, ठीक है ना, और 35,786। और उपग्रह के घूर्णन की दिशा में इसको डाल दिया जाता है, और जैसे पृथ्वी के घूर्णन होता है ठीक उसी तरह से क्या करता है, ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसी को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। क्या बोलते हैं, जियो स्टेशन। हमारा जो अभी मैक 3D1 के थ्रू जो जीसैट 19 भेजा गया है, ये कहाँ पे जाएगा, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही गया है, और ये हायर होता है, ये सबसे ऊपर होता है, ठीक है। अगर हम भू समकालिक कक्षा की बात करें, जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट की बात करें, तो इसकी ऊंचाई 42,164 किलोमीटर तक होती है, और इन दोनों को कहा बोला जाता है हायर, सबसे हायर पे हैं, ठीक है ना। तो जियो सिंक्रोनाइज और जियो स्टेशनरी ये सबसे ऊंचाई पर होते हैं, लगभग 35,000 पे या 42,000 के आसपास ये वाला, ठीक है। अगर हम ध्रुवीय कक्षा की बात करें, यानी पोलर क्लासेस की बात करें, ठीक है ना, तो ये ध्रुव से ध्रुव तक मारेगा, जैसे उत्तरी ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव, तो ये ध्रुव से ध्रुव तक ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा, ठीक है। ये हो गया। और इस तरह के सेटेलाइट का इस्तेमाल प्रायः मानचित्र के लिए या मौसम के उपग्रह के लिए, ताकि मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, इसलिए लॉन्च किया जाता है, ठीक है। आइए, और अगर हम इसके आगे देखते हैं, देखिए एक होती है मध्य भूकक्षा, ठीक है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जिसको मियो बोलते हैं, ठीक है ना, मियो बोलते हैं, ठीक है। यह 2000 किलोमीटर से 20,200 किलोमीटर तक की होती है। और जो टेलीस्कोप होते हैं, ठीक है, जो अंतरिक्ष में क्या करते हैं, दूरबीन के थ्रू जो चित्र वगैरह खींचते हैं, या जो स्पेस सेंटर होते हैं, दूरबीन होते हैं, GPS टेक्नोलॉजी की जो भी सेटेलाइट गई होती हैं, वो सब के सब कहाँ होते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में स्थापित की जाती हैं। तो कुछ आपके दिमाग में एक भूमिका बनी दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह से आप जानते रहिए। और एक चीज़ें और बता दूं, ये जो जीसैट 19 था सेटेलाइट, ठीक है, ये जीसैट जो 19 था, ये स्पेशली एक कम्युनिकेशन सेटेलाइट है। और इसके अलावा ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में इंटरनेट के युग में एक क्रांति होने वाली है, और बहुत हद तक इसका उपयोग किया जाएगा इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए भारत में जीसैट 19 का। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि यह जब हम स्पेस सेंटर बनाएंगे, भारत अंतरिक्ष में स्पेस सेंटर बनाएगा, जब भारत के यात्री स्पेस को सैर करने के लिए जाएंगे, तो उनको जो भी क्या कुछ भी उपलब्ध कराना हुआ, डेटा हुआ, कुछ दिखाना हुआ, तो वो सारी चीज़ें क्या होगी, इसी सैटेलाइट के थ्रू मैनेज की जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप शेयर करिए। ओके, थैंक यू।